नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का प्रमुख मुद्दा आपके सामने रख देते हैं। वक्त से पहले ईरान अमेरिका के बीच हुई डील ने नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल इजराइल ने इस डील को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नेतन्याहू ने हर संभव कोशिश की जिससे किसी भी हाल में डील ईरान अमेरिका के बीच ना हो, लेकिन अमेरिका ने अपने दोस्त नेतन्याहू को उनके हाल पर छोड़कर ईरान के साथ डील पर साइन किए हैं। इस डील से पूरी दुनिया में राहत की सांस तो ली है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसे ये शांति समझौते वाली डील रास नहीं आ रही है। डील के पहले दिन से कड़ा एतराज जताने वाला इजराइल डील होने के बाद बुरी तरह खिसियाया हुआ बैठा। नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि ईरान अमेरिका के बीच डील से उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल इस डील का हिस्सा नहीं है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का यह रुख दुनिया को युद्ध की ओर धकेल रहा है। यह समझौते को शांति की दिशा में कदम नहीं, बल्कि सुलगते बारूद को चिंगारी देने जैसा नजर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की आग में बढ़ जाएगा, आग की ओर धकेल दिया जाएगा? सवाल 10 बजे में आज इसी सबसे बड़े भू राजनीतिक संकट पर आज बातचीत करेंगे और इसका कहीं ना कहीं जो पूरा प्रारूप है वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या शांति की डील जंग का नया ट्रिगर बनने वाली है और क्या नेतन्याहू का अगला कदम दुनिया को एक और युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर देगी। जल्दी से अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं मेजर विराट मिश्रा, साथ ही साथ दामोदर सिंह, डॉक्टर डी.के. गुप्ता सर हमारे साथ कनेक्ट है। तीनों का ही बहुत स्वागत करना चाहूंगी। इस पूरी तस्वीर में राम श्रीवास्तव सर ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। गलती से शायद उनका नाम गलत चल रहा है, वापस से कहूंगी टेक्निकल टीम इसे ठीक कर दे। विराट सर, ये जो पूरी जंग की स्थिति नजर आ रही है, युद्ध के मुहाने पर मिडिल ईस्ट में बारूद ही बारूद नजर आ रहा है, लेकिन एक तरफ साइन हो चुके हैं। इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा? सबसे पहला प्रश्न आपसे मेरा यही। जी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, प्रश्न भी बिल्कुल सही है। डील तो साइन हो गई है, पर ये कितना समय चलेगी? देखिए, यहाँ पे जो केंट नाम के ट्रंप साहब के एक सहयोगी हैं जिन्होंने मार्च में रिजाइन किया था, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के चीफ थे वो, और उन्होंने इस जो युद्ध था उसको पहले से ही शुरुआती दिन से उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ युद्ध है, गलत बात है, ये ठीक नहीं हो रहा है। पर उन्होंने एक चीज कही कि अब ये अच्छा है, समझौता हुआ है, पर सबसे बड़ा काम अब डोनाल्ड ट्रंप का रहेगा कि इजराइल को रेस्ट्रेन करना, इजराइल को रोकना, क्योंकि इजराइल अगर इस शांति समझौते को तोड़ता है तो ये बहुत बड़ी और दुखद घटना होगी पूरी दुनिया के लिए, और फिर से वापस से एक बार जंग शुरू हो जाने का एक जो पूरा समीकरण है वो बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डील साइन हो गई है। ईरान ने पहले भी कहा है कि हम न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए ये इंश्योर करना चाहिए यूएस को और इजराइल को कि अब ये किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व ना हो, लड़ाई झगड़े में फिर से ना पड़े। जी बिल्कुल। और राम सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम सर, पहला प्रश्न आपसे मेरा यही, इजराइल की अगली चाल क्या होगी? क्योंकि पहले तो नेतन्याहू कह रहे थे फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका के हम कठपुतली नहीं है, अमेरिका के इशारों पर, अमेरिका के निर्देश पर इजराइल कभी काम नहीं करता है। अब तो साइन भी हो चुके हैं, होगा क्या? देखिए, कहने के लिए इजराइल ये कह रहा है, लेकिन ईरान के विरुद्ध जो भी नीति निर्धारित होती है इजराइल की, वो अमेरिका की सहमति से होती है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल क्या चाहता है। इजराइल तो जो उसने दक्षिण लेबनान के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है उसको ग्रेटर इजराइल बनाकर छोड़ेगा। इसी तरह उसने वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर रखा है। इजराइल का जो मकसद है वो ऐतिहासिक मकसद है, वो अपने पुराने इजराइल को बरकरार करने के लिए पूरी जी जान से लगा हुआ है। और उसका समर्थन जो है अमेरिका में जो यहूदियों की बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो फाइनेंस कर रहे हैं, उनसे जो है ट्रम्प दबे हुए हैं। निश्चित रूप से कहने के लिए इजराइल अमेरिका में दरार पड़ रही है, लेकिन आप ये निश्चित मानकर चलिए इजराइल भविष्य में जो भी करेगा अमेरिका की सहमति से करेगा, उसके बगैर नहीं करेगा। हाँ, एक बात अवश्य है
कि एटम बम बनाने की, न्यूक्लियर पावर बनने की जो मंशा थी ईरान की, उसके लिए अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। क्या वो 440 किलो यूरेनियम 60% सरेंडर कर देगा? मुझे नहीं लगता वो करेगा। अगर नहीं करेगा तो निश्चित रूप से भविष्य में कभी भी वो एटम बम बना सकता है। लेकिन आप इस समझौते की शर्त ये है कि 60 दिन के अंदर ये डिसाइड करेंगे कि उस यूरेनियम का क्या होगा। हाँ, ये कमिटमेंट जरूर अमेरिका ने दे दिया है, जितने भी देश थे G7 के, उनकी प्रेजेंस में, और जो हस्ताक्षर किए हैं उससे ये स्पष्ट है कि जो संप्रभुता थी ईरान की वो बरकरार है। पर राम सर, ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ हो या लेबनान में हो, सीरिया में हो, वहां पर किसी भी तरीके की ढील इजराइल नहीं देगा। तो फिर तो ये वही तस्वीर होगी ना कि आग में और घी डाल दिया हो। वो इजराइल का कथन है, यहाँ अमेरिका और ईरान के बीच में डील हुई है। उनका कमिटमेंट है वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, और उनकी जो क्षतिपूर्ति हुई है $300 बिलियन अमेरिका अपनी जेब से नहीं देगा, वो अरब के देशों से इकट्ठा करके उनको सौंपेगा। उनकी संपत्ति जितनी है इधर उधर, वो जो सीज हुई है उसको रिलीज कर देंगे, जैसे कतर ने $6 अरब रिलीज कर दिए। और अब धीरे धीरे जो नावल ब्लॉकेड है वो उठ जाएगा और ईरान अपना तेल बेचना शुरू कर देगा। ये जो कुछ हुआ है निश्चित रूप से मानवता के हित में है। आज दुनिया जो एक तरह से ऊर्जा के संकट में अपने आप को पा रही थी, उससे एक बड़ा रिलीफ है। यही एक कारण है कि यूरोप के सभी देश और दुनिया के दूसरे देश भी इस डील से सहमत हैं, और निश्चित रूप से वो इंतजार कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल जाए, जिससे तेल और गैस की सप्लाई दुनिया के सभी देशों में हो जाए। सबसे ज्यादा खुश और प्रसन्न इस डील से फिर वही वाला सवाल अभी आ जाएगा। DK गुप्ता सर, पहले कहा गया कि दोस्ती के कसीदे पढ़ दीजिए, नेतन्याहू, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, साझेदारी, बड़ी बड़ी बातें, बहुत भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल की बातें सुनने के लिए ही इंटरेस्टेड नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, ना अमेरिका है। वो कह रहे हैं कि अपने हित साधिए, अपने हितों की रक्षा करिए, क्योंकि अभी अमेरिका की सांख पर आ गया है, ईरान की जंग भारी पड़ गई है, तो पहले अपने आप को इस जंग से बाहर निकालिए। इज दैट सो? देखिए, ऐसा है कि इजराइल जो कि इंटरफेस है मिडिल ईस्ट में अमेरिका का और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज का, मैं बताऊं वेस्टर्न मतलब यूरोपियन कंट्रीज का भी एक क्रिश्चियनिटी इंटरफेस है। मैं बार बार बताता हूं कि क्रिश्चियनिटी इंटरफेस है और कभी भी उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे। अमेरिका और यूरोप भी, क्योंकि अमेरिका शक्तिशाली पोजीशन पे इसलिए उसका पूरा सपोर्ट करता है, यूरोपियन कंट्रीज उतनी पोजीशन पे नहीं है इसलिए नहीं देती। लेकिन मिडिल ईस्ट में एक क्रिश्चियनिटी का इंटरफेस उसको रखेंगे। और मोर देखिए, बॉर्डर डिसाइड नहीं हुआ है इजराइल का, वो अपना बॉर्डर खुद क्रिएट कर रहा है, रिक्रिएट कर रहा है, चाहे वो सीरिया में जाके घुस के, चाहे वो गाजा में, वेस्ट बैंक में जाके, या फिर लेबनान में। और उसने एक साइजेबल अपना एक एरिया बना लिया है, लगभग जो कहा जा रहा है 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपको लेबनान में चला गया है, लगभग 1700 स्क्वायर किलोमीटर जो है अभी सीरिया में चला गया है, और लगभग जो है 70% वो अपना गाजा वेस्ट बैंक को कब्जा कर लिया। तो वो बहुत कंफर्ट पोजीशन में है। अभी वो कोई अटैक नहीं करेगा, बशर्ते कि हिजबुल्लाह छोटा मोटा अटैक करेगा तभी वो अटैक करेगा, क्योंकि अभी वो कंफर्ट पोजीशन पे। और इसकी इतिहास रहा इजराइल का कि जब भी दुनिया के देश लड़ते हैं उसमें एक भारी पक्ष से शामिल हो जाता है। जैसे 1956 में जब ग्रीस की लड़ाई हो रही थी इंग्लैंड से और फ्रांस से, तो उसमें शामिल होकर उसने गाजा वेस्ट बैंक को कब्जा कर लिया। इधर सीरिया में जब असद भागे तो वहां पे कब्जा कर लिया, गोलन घाटी को कब्जा कर लिया। ऐसे ही जब यहां मौका मिला तो नेबलाल में 20% कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इजराइल हमेशा एक चुनावी मुद्दा रहता है, और वहां के क्रिश्चियन इजराइल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और फंडिंग भी होती है। तो कोई भी फैसला बिना इजराइल सहमति के, हाँ, दुनिया के ऑडियंस को दिखाने के लिए। अब देखिए ना, G7 की मीटिंग हुई, सारे उसमें देश खिलाफ अमेरिका के थे, अगर हम लिटरली देखें ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड, लेकिन अंदर से अमेरिका के खिलाफ नहीं रहते। उनको पता है कि ईरान जैसे देश को अमेरिका ही चाहिए, तो उन्होंने कोई भी एक भर्त्सना नहीं की है। और मैं बता दूं कि अभी तक दुनिया का कोई भी एसोसिएट, चाहे SCO रहा, चाहे ब्रिक्स रहा हो, चाहे G7 रहा हो, G20 रहा, अमेरिका की भर्त्सना नहीं की है। उन्होंने बस ये कहा है कि दोनों पक्ष मिलकर बातचीत करें, कोई बुराई नहीं अमेरिका किया है। तो ईरान ने अपनी बैकग्राउंड ऐसी क्रिएट की है, लेकिन इसे डाइजेस्ट कर पाना भी डिफिकल्ट नहीं है। DK गुप्ता सर, एक साझेदार कदम के तौर पर पहले तो एपिक फ्यूरी लॉन्च किया,
अब एपिक फ्यूरी तो छोड़िए, साथ देना भी मुनासिब नहीं ठीक समझ रहे हैं। राम सर, आप ही से मेरा प्रश्न है, एपिक फ्यूरी जब शुरू हुआ, हम और आप ही कनेक्ट थे, हमने इस बात पर चर्चा की थी कि एपिक फ्यूरी लॉन्च करना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये लड़ाई अमेरिका की है ही नहीं, ये लड़ाई इजराइल की है। अब एक इजराइल की लड़ाई में अमेरिका ने पहले हस्तक्षेप किया और अब बीच रास्ते में अपने साथी देश, अपने साझेदार देश को बीच मझधार में छोड़कर निकल लिए। बहुत सोच समझ के निकला है वो, कि निकलना उसकी मजबूरी हो गई थी। अब रहा सवाल, वो कूदा क्यों था? कूदा तो ये था कि जैसे उन्होंने मादुरो को उठाकर अपने जेल में बंद कर दिया है, उनके क्या हाल है अभी तक पता नहीं है, उसकी बीवी को भी ले गए। ना केवल इतना, वो उनका पूरा का पूरा तेल जो है आज की तारीख में इनका परिवार खरीद रहा है, दुनिया को खरीद रहा है। तो ट्रम्प ना तो पॉलिटिशियन है, ना कोई आर्मी के जनरल रहे हैं, वो तो सिर्फ एक व्यापारिक है और अपने परिवार का, अपने साम्राज्य का वो विस्तार कर रहे हैं। यही एक कारण थी, उनको उम्मीद थी। उन्होंने देखिए पनामा की नहर पर अपना कब्जा कर लिया, उन्होंने कोलंबिया को भी अपने कब्जे में कर लिया, क्यूबा पर भी वो किसी भी समय अपनी नजर डाल सकते हैं। अगला टारगेट उनका साउथ अफ्रीका हो सकता है कि वहाँ सोने की खदान है और डायमंड है, और इसका अगला उनका निशाना है नाइजीरिया, जिसकी तेल के ऊपर ये बहाना कर रहे हैं वो आर्मी वहां भेजने के लिए कि वहां क्रिश्चियन जो हैं सुरक्षित नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सब बातों के बीच में ट्रम्प की मर्जी क्या है? ट्रम्प की मर्जी कुछ नहीं है, ट्रम्प की मर्जी ईरान के तेल पर थी। उनको ये अंदाज था जैसे मादुरो को उठा लिया, ऐसे अटैक करके पहली इनकी जो लीडरशिप खत्म हो जाएगी तो ये घुटने पर आ जाएगा। लेकिन उनको ये एक सवाल विराट सर आपसे, इनिशिएट तो कर दिया गया हमला, लेकिन हमले में बीच में ही समय टाइम टेकिंग प्रोसेस को देखते हुए या इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर को देखते हुए विराट सर, आपको क्या लगता है कि दोस्ती में दरार पड़ गई है इस जंग में? ईरान की वजह से इजराइल और अमेरिका के बीच में कुछ खटास बढ़ेगी क्या? देखिए ऋतु जी, खटास तो जरूर पड़ी होगी कुछ ना कुछ, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए अधूरा क्या छूटा, इनका रह क्या गया? परमाणु वाली जो बात थी, जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात थी, वो ईरान पहले ही कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे। एनरिच्ड यूरेनियम की बात थी, वो ट्रम्प वापस नहीं ला पाए हैं। इजराइल ने जिस बात पे हमला किया था, यूएस ने जिस बात पे हमला किया था, वो तो इनके टारगेट्स पूरे हुए नहीं। तो इसमें सिर्फ ये हुआ कि एक आपने दुनिया में उथल पुथल मचाई और साथ में पूरी दुनिया को अपने लपेटे में लिया। किस तरीके से आपने दुनिया की तेल सप्लाई रोकी, आपने एलएनजी सप्लाई रोकी, बहुत सारे लोग मारे गए, भारत के भी इसमें कई जो सेलर्स थे वो हताहत हुए। और देखिए जहां तक भर्त्सना की बात होती है, G7 ने भर्त्सना नहीं की तो भारत ने भी भर्त्सना नहीं की है। भारत ने भी कहीं नहीं कहा कि भाई ये बिल्कुल गलत हो रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। हमने भी वही कहा कि दोनों पक्षों को शांति बनाए रखना चाहिए और साथ में अपना समझौता कर लेना चाहिए। देखिए खटास की आपने बात करी, खटास जरूर पड़ी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि डील साइन करने के लिए इजराइल हमेशा से ही मना कर रहा था, पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भी इस बात को प्रेस किया क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनकी जो लेगेसी है वो भी अफेक्ट हो रही थी। जरूर बात यह है कि इजराइल ने अमेरिकी कंधे पे बंदूक रख के जरूर चलाई और उसका फायदा भी लिया, पर अब जो क्षेत्रीय अस्थिरता हुई और जो दुनिया में अस्थिरता हुई उसका ठेका अब शायद डोनाल्ड ट्रंप और आगे नहीं लेना चाहते। और देखिए काफी हद तक हम जो ईरानी वायुसेना है, जो नौसेना है, उसको हताहत कर दिया था। डीके गुप्ता सर, इसी पे प्रश्न, मोसाद और CIA खुफिया एजेंसियां अभी दोनों ही तरफ से, दोनों ही पाले में देखें, इजराइल में मोसाद क्या सोच रहे होंगे, अब मोसाद के भीतर क्या ब्रीफिंग्स हो रही होंगी, क्योंकि अभी सीधे तौर पर एक ऐसी जंग। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।